हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और हम बात कर रहे हैं अभी भी इतिहास की। इतिहास में प्राचीन भारतीय इतिहास हम पढ़ रहे थे और हमने पिछले वीडियो में जो डिस्कस किया था कुषाण राजवंश का। कुषाण में जो कनिष्क सबसे ज्यादा पावरफुल या शक्तिशाली शासक हुआ करते थे, उनके बाद जैसे कहा जाए कि भाई कुषाण वंश का पतन होना चालू हो गया। आखिरी शासक वासुदेव रहे हैं कुषाण वंश के। और इसके बाद भारत की जो स्थिति है या उत्तर भारत की स्थिति कह लें, राजनीतिक रूप से बहुत अच्छी तो नहीं थी। और इसी समय को अब गुप्त साम्राज्य आएगा। हालांकि गुप्त साम्राज्य थोड़ी देर बाद आएगा। तो कुषाणों के पतन और गुप्त वंश के उदय के बीच जो समय काल बच जाता है, उस समय काल में कुछ ऐसा तूफानी तो हुआ नहीं। काल के गर्द में समाया हुआ सा राजनीतिक जीवन था, वहां का शासन था, ऐसा कुछ था। अंधेरे से भरा हुआ सारी चीजें थी। इसीलिए इतिहासकारों ने ऐसे अंधकार युग की परिभाषा दी। किसकी? अंधकार युग, मतलब द सो कॉल्ड डार्क एज। किसकी? ऐसी डार्क एज हर जगह आई हुई है, ऐसी बात नहीं है। यूरोप में भी ऐसी डार्क एज रही है, लेकिन इंडिया के प्रोस्पेक्ट से हम बात कर रहे हैं। सो अंधकार युग हमें पता है। जो अंधकार युग कब होगा? कुषाण हमने बात कर ली थी ना। तो कुषाण वंश से लेके गुप्त साम्राज्य, यानी कुषाणों के पतन से, है ना, गुप्तों के उदय होने से बीच का जो समय काल रहा है, इसको अपन ने क्या बोला है? अंधकार युग बोल दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते। कौन कौन से छुटपुट राजे रजवाड़े आए हैं, कौन से राजवंश आए हैं, सारी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। भाई यही वो जगह है? नहीं, ये गलत है, इसको नहीं देखेंगे, यहां से देखेंगे। ठीक है, अंधकार युग लिखा हुआ है कुषाण वंश के पतन और गुप्त शासकों के उदय के काल को, यानी कि 176 ईस्वी से 275 ईस्वी के काल। स्मिथ महोदय हैं, स्मिथ लिखा है ना। सो B.A. स्मिथ ने अंधकार युग कह दिया है। मतलब कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है ये, 175 से 275, मतलब 100 सालों का समय काल है लगभग। और 100 सालों तक अंधकार युग माना गया है। अस्पष्ट इतिहास, मतलब इतिहास बहुत ही अच्छा तो मिला नहीं है, अस्पष्ट है, कोई स्पष्ट इतिहास है नहीं। साथ ही साथ केंद्रीयकृत राजनीतिक शक्ति, कोई भी राजनीतिक शक्ति केंद्रीकृत नहीं थी उत्तर भारत में, उसका अभाव हुआ करता था। साक्ष्य, अभिलेखीय प्रमाण, इन सब के भी क्या है? बहुत ज्यादा अभाव माना गया। इस कारण इस काल को क्या कह दिया? अंधकार युग कह दिया गया है। सो बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ना ही कोई बहुत ही केंद्रीकृत राजनीतिक इकाई हुआ कर रही थी, शासन हुआ कर रहा था। साथ ही साथ ना कोई साक्ष्य मिल रहे हैं, साक्ष्यों का भी अभाव है, इतिहास का भी स्पष्ट कुछ प्रमाण मिल नहीं रहा है। तो इस कारण से इन 100 वर्षों को हमने क्या अंधकार युग की संज्ञा दे दी गई है। चलिए देख लेते हैं वस्तुतः यह समय राजनीतिक, क्योंकि अब कोई बड़ा शासक नहीं है, तो छुटपुट राजे रजवाड़े आस पड़ोस के होंगे कुछ तो कुछ। तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धाएं यहाँ पे होंगी और राजनीतिक प्रतिस्पर्धाओं का युग ये कहलाएगा। इस दौर में अनेक राजनीतिक शक्तियों का उदय हो जाता है। कौन कौन सी? अनेक तो नहीं बात कर रहे हैं, हम कुछ कुछ गिनी चुनी बात कर रहे हैं, जिनका लाभ उठाकर ही गुप्त साम्राज्य क्या है? अपना साम्राज्य विस्तारित कर लेता है, उभर पाता है। अंधकार युग के जो राजतंत्रात्मक राज्य हुआ करते थे उस समय, राजतंत्र जो चल रहे थे छुटपुट, वो कौन कौन से हैं, क्या है, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो निम्नलिखित रूप से हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले माघ वंश की हम बात कर रहे हैं। किसकी? माघ। वैसे तो माघ का महीना होता है, लेकिन ये माघ वंश हुआ कर रहा था। कहाँ का था ये? कौशाम्बी का हुआ करता था। कौशाम्बी का नाम तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना तो बौद्ध धर्म में आपने देखा होगा, बहुत बार भ्रमण किया है गौतम बुद्ध ने कौशाम्बी का। तो कौशाम्बी का माघ वंश हुआ करता था। कुषाणों के शासनकाल के दौरान इनकी परिस्थिति से अवगत होकर, किनकी परिस्थिति? मतलब कोई कुषाणों की जो कमजोर स्थिति हो रही है, उससे परिस्थिति से परिचित होकर कौशाम्बी में भीमसेन, क्या नाम है? भीमसेन वशिष्ठी पुत्र ने एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना कर, जिसे क्या कहा जाता है? माघ वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माघ वंश कहा जाता है। किसने करी? भीमसेन ने इसकी स्थापना कर ली भैया इलाहाबाद के पास 130 ईस्वी के आसपास। गिरजा अभिलेख, क्या है? नाम है गिरजा अभिलेख में इसका जिक्र मिलता है, वर्णन मिलता है। इसके अनुसार कुषाण शासक हुबिस्क, अब बताए कनिष्क के बाद वशिष्ठ, वशिष्ठ के बाद हुबिस्क आए, तो हुबिस्क के दौरान ही भीमसेन ने माघ वंश स्थापित कर लिया था। कौशाम्बी में बंधोगढ़ अभिलेख, ये पास में ही बंधुगढ़ है, वहां से अभिलेख प्राप्त हुआ। उस अभिलेख से भी यही जानकारी
मिल जाती है। क्या मिल जाती है कि भीमसेन महाराज की उपाधि धारण करता था। महाराज की उपाधि धारण करना मतलब अपने को स्वतंत्र स्टैब्लिश कर लेना, स्वतंत्र शासक बना देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम शासकों ने महाराज या महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी हुई है। जैसे अभी हम जब गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे तो गुप्त साम्राज्य में भी यही होगा, स्वतंत्र शासक के तौर पर चंद्रगुप्त क्या करेंगे, महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर लेंगे। कौशाम्बी के माघवंश में आगे हम बात कर रहे हैं। भीमसेन के पश्चात कोटसी पुत्र, कौन, कोटसी पुत्र महाराज कोटश्री ने उत्तराधिकारिता ग्रहण करी और अल्टेकर, ये अल्टेकर महोदय जो हैं ये इतिहासकार है ना, अल्टेकर के अनुसार इनका शासनकाल 140 से 166 ईस्वी के पर, मतलब 130 में स्टैब्लिश करा भीमसेन ने, 10 सालों का ही शासन कर पाए, और 40 से 66 26 सालों का इनका जो है यहाँ पे शासन रहा है। कोटश्री अगले शासक हैं। उनके बाद कोटश्री के बाद कौन आ जाएंगे, भद्रमाघ, कौन आ जाएंगे, भद्रमाघ आ जाएंगे। इन्होंने माघ वंश की सत्ता ग्रहण करी और इस वंश के अन्य शासकों में शिवमाय, वैश्रवण, भीमवर्मन, सतमाघ, विजयमाघ, पूर्णमाघ, युगमाघ, ये आदि इनका उल्लेख मिल जाता है। मतलब कोई बहुत ही बड़ा स्टैब्लिशमेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहां पे अंधकार युग में एक छोटा सा राजवंश कुषाणों के अधीन हुआ करता था और कमजोरी को देखते हुए स्वतंत्र स्टैब्लिशमेंट कर लेते हैं। भीमसेन इसको क्या करते हैं, इसको स्टैब्लिश कर देते हैं और बाद में फिर शासक आते हैं। 100 वर्षों का ही शासन रहा, कुछ ऐसा बड़ा रहा नहीं। बाद में फिर क्या हो जाएगा कि गुप्तों के अधीन पहुंच जाएंगे। कौशाम्बी के माघ वंश का अंतिम शासक कौन हुआ करता था, रुद्रदेव हुआ करता था। बस इतना ही है कौशाम्बी के माघ वंश का। नेक्स्ट हम बात करेंगे शक मुरुंड की। किसकी, शक मुरुंड। ये एक नया राजवंश है। टॉलमी भूगोलवेत्ता हुआ करते थे, तो टॉलमी के भूगोल के अनुसार ईसा की दूसरी शताब्दी के मध्य अयोध्या में मुरुंडों का शासन हुआ करता था। ईसा की दूसरी शताब्दी के मध्य की बात चल रही है, 150 के आसपास की बात चल रही है। यहाँ पे क्या है कि मुरुंडों का शासन कहाँ हुआ करता था, अयोध्या में हुआ करता था। अयोध्या से इसी काल के नामधारी मित्र, क्या नाम है, नामधारी मित्र शासकों का, जिनका नाम है आर्यमित्र, सत्यमित्र, कुमुदसेन, अजवर्मन, इनके सिक्के भी प्राप्त होते इसी समय के। तो इनको मान लिया जाता है कि ये शक मुरुंड हुआ करते थे। माना जाता है कि ये कुषाणों के अधीन रहे होंगे इनिशियली, लेकिन फिर जब कमजोर शासक हुए, क्योंकि देखो कुषाणों का ही साम्राज्य स्टैब्लिशमेंट हुआ कर रहा था उस समय तक। जब कनिष्क के बाद अयोग्य उत्तराधिकारी आए, उन्होंने सत्ता को संभाला और ढंग से नहीं संभाल पाए, तो उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर क्या है, मुरुंडों ने इस क्षेत्र पर आक्रमण करा और अधिकार भी कर लिया। मुरुंड शक क्षत्रप हुआ करते थे, इसीलिए शक मुरुंड लिखा हुआ है, शक मुरुंड है ना। सो मुरुंड शक के क्षत्रप हुआ करते थे और गंगा, गंडक, सरयू, ये नदियां हैं है ना। तो इन नदियों के आसपास के क्षेत्रों को मुरुंडों का शासन क्षेत्र माना जाता था। चीनी साहित्य हो गया, पुराण हो गए, जैन ग्रंथ हो गए, इनमें भी पाटलिपुत्र में मुरुंडों के शासक होने का प्रमाण मिलता है, उल्लेख मिल जाता है। प्रभाकर चरित, आवश्यक, बृहदंती, इसमें मुरुंड शासकों का उल्लेख मिलता है। मगध पर 230 ईस्वी, कितनी, 230 ईस्वी तक क्या था, मुरुंडों ने शासन किया। ऐसा अनुमान है कि इसके बाद कोट वंश, कौन सा, कोट वंश, नया छोटा सा वंश जो आया है मगध पे, कोट वंश आया है, उनके राजाओं ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली होगी। तो वही शक मुरुंड, सिंपल सा। इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं नागवंश। नागवंश भारशिव नागवंश कहलाता है ये, ठीक है। सो नागवंशीय शासक भारशिव, ये नागवंश के शासक हैं। पहले कुषाणों के अधीन रह रहे होंगे, कुषाणों के पतन के बाद उत्तरी भारत के शासक बन गए। ऐसा कौन बोल रहा है, डॉक्टर केपी जायसवाल, ये इतिहासकार हैं। इनके अनुसार कुषाणों की उत्तरी भारत में सत्ता समाप्त करने का श्रेय भी किसको जाता है, भारशिव नागों को ही जाता है। भारशिव तो संस्थापक हैं, नाग वंश की स्टैब्लिशमेंट करी तो इनके नाम से भारशिव नाग नाम आता है, ठीक है। सो गुप्त वंश, बकाटक, पल्लव, भारशिव के अंतर्गत सामंत या सेनापति हुआ करते थे, ऐसा इन्होंने कहा है। नागों के अंदर ही हो रहे हैं भैया, चाहे वो गुप्त हो, बकाटक हो, पल्लव हो, ये सब इनके ही सामंत हुआ करते थे। बाद में इनकी कमजोर स्थिति का फायदा उठा के ये भी शासन करने लग गए।
जिन्होंने आगे चलकर स्वतंत्र राजवंश की स्थापना करी। विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर तृतीय और चतुर्थ, कौन सी, तृतीय और चतुर्थ शताब्दी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पास के अधिकांश क्षेत्रों पर किसका शासन हुआ करता था? नागवंशीय राजाओं का ही शासन हुआ करता। तो भाई नागवंश तो आपने सुना भी होगा। अभी बात करेंगे कि यार जब हम गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे तो गुप्त साम्राज्य में कुबेर नागा से शादी हुई थी। किसकी हुई थी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी, सबसे शक्तिशाली शासक रहे। पुराणों के अनुसार नागों की शक्तियों के 4 प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। कौन से 4 प्रमुख केंद्र? एक तो पद्मावती, मथुरा, विदिशा और कांतिपुर। ये 4 क्षेत्र थे जहां पर नागवंश का अच्छा खासा शासन मौजूद था। या मुद्रा साक्ष्यों, अभिलेखीय प्रमाण, इनके अनुसार निम्नलिखित नाग शासकों के नाम मिले हैं। सबसे पहले भीमनाग, विमुनाग, प्रभाकर नाग, स्कंदनाग, बृहस्पतिनाग, व्याघ्रनाग, वसुनाग, देवनाग, भवनाग, गणपतिनाग। तो ये ऐसे नाग शासक हैं जिनके नाम हमें सिक्कों पर या अभिलेखीय साक्ष्यों पर मिल गए हैं। बकाटक और गुप्त अभिलेख। बकाटक वंश भी मध्य प्रदेश में चल रहा था, हम इस पर डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। गुप्त अभिलेख जो है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रयाग प्रशस्ति है। क्यों है भैया? क्योंकि वो हरिशचंद्र के द्वारा लिखी गई है समुद्रगुप्त के समय में। तो इसमें भवनाग और गणपतिनाग इनका उल्लेख मिलता है। प्रशस्ति में नागसेन और नागदत्त नामक शासकों का भी उल्लेख मिलता है। हर्षचरित भैया हम वर्धन वंश पढ़ेंगे गुप्त वंश के बाद। तो वर्धन वंश में हर्ष ने ही हर्षचरित लिखा हुआ है, नहीं, बाणभट्ट ने लिखा हुआ। ठीक है, उनके दरबारी कवि हुआ करते थे। बाणभट्ट में पद्मावती के शासक नागसेन का उल्लेख मिलता है। तो पद्मावती इनके शक्ति का केंद्र हुआ करता था, 4 केंद्र थे, है ना। सो उनमें से पद्मावती शासक नागसेन का उल्लेख मिल जाता है। अब पद्मावती सबसे इंपॉर्टेंट है, तो पद्मावती के नागवंश की हम बात करने वाले हैं, भारशिव नागवंश की। नागों में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? पद्मावती, या इसको पद पाया, ग्वालियर के पास ये जगह है। ग्वालियर के नागवंशीय शासक इनको भी कहा जाता है, जिन्हें भारशिव के नाम से जाना जाता था। इन्हें मूलतः बघेलखंड का निवासी माना जाता। बघेलखंड समझ रहे, मध्य प्रदेश के आसपास बघेलखंड का क्षेत्र है। रीवा सतना पन्ना तो नहीं है, रीवा सतना वाला जो क्षेत्र है वो बघेलखंड क्षेत्र माना जाता है। पुराणों के अनुसार गुप्त सम्राटों के उदय से पहले पद्मावती पर 9 नाग राजाओं ने शासन किया था। नाग शासकों में भवनाग का नाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। भारशिव वंश की मुद्राओं पर अंकित त्रिशूल एवं नंदी, कौन भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके सारे सिक्कों पर मैक्सिमम पे त्रिशूल एवं नंदी के चित्र प्राप्त होने की स्थिति में उन्हें क्या माना जाता है? शैव माना जाता है। शैव वंश को मानने वाले थे, शिव जी को मानने वाले हुआ करते थे। पद्मावती में नागों की स्थिति 2री शताब्दी के उत्तरार्ध या 3री शताब्दी के प्रारंभ में स्थापित हुई थी। पद्मावती का अंतिम नाग शासक कौन था? नागसेन को ही माना गया है, क्योंकि उसके बाद फिर गुप्त प्रशासन थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है सारी चीजें। ठीक है, चलिए। मथुरा के नाग, कांतिपुर और विदिशा के, बाकी 3 मेन तो पद्मावती के थे, दूसरे मथुरा, कांतिपुर और विदिशा के नागों की बात कर रहे हैं। नागों का 3रा केंद्र कांतिपुर था, जिसके साक्ष्य विष्णु पुराण में भी प्राप्त होते हैं। पद्मावती के बाद नागों का सर्वाधिक प्रबल केंद्र क्या हुआ करता था? मथुरा हुआ करता था, जहां पर गुप्त सम्राटों के आविर्भाव से पहले 7 नाग शासकों ने क्या है? शासन किया हुआ। 7 नाग शासक। मथुरा में नागवंशीय शासक 3य शताब्दी के मध्य में इन्होंने अपना शासन स्टैब्लिश कर लिया था, स्थापित कर लिया था। नागों के 3रे केंद्र कांतिपुर, वही कांतिपुर की जो बात चल रही है, तो कांतिपुर को डॉक्टर जायसवाल जो है ने मिर्जापुर जिले के आसपास, कांतिल नाम सुना है, कांतिल उसको बोला है। डॉक्टर रायचौधरी विदिशा के पास का क्षेत्र से मानते हैं, तो ठीक है। लास्ट है विदिशा के नाग शासकों के पुराणों में बहुत सारी जानकारी मिलती है, जो कि निम्नलिखित क्या है भैया? कि जो शासक हैं, एक तो शेष, एक भोगी, सदाचंद, चंद्रांश, ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक रहे हैं। कहा कि विदिशा के नागवंश। चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह हमने बात करी भी थी, कुबेर नागा नामक राजकुमारी से हुआ था।
चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के साम्राज्य राजा हुआ करते थे, है ना, और प्रतापी शासक हुआ करते थे। हम अभी बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की तो और अच्छे से आपको इसको हम बताएंगे। चलिए, कुषाणों को पराजित करने, ब्राह्मण धर्म को आश्रय देने के कारण नागों को भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑब्वियस ही बात है यार, देखो कुषाण लोग बाहरी लोग हुआ करते थे, विदेशी लोग हुआ करते थे, उनको आपने हरा दिया, ब्राह्मण धर्म को क्या किया है कि आश्रय दिया हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है पुराणों में, इतिहास में इनका नाम महत्वपूर्ण हो ही जाता है। कुषाणों की सत्ता समाप्त होते ही राजपूताना यानी राजस्थान वाला क्षेत्र, पंजाब में गणराज्यीय शासन हुआ करता था और गुप्तों के उदय से पूर्व तक निम्नलिखित गणराज्य अस्तित्व में थे। कौन कौन से? एक तो यौधेय गण, क्या नाम है? यौधेय गण, पूर्वी पंजाब से उत्तरी राजपूताना तक। अर्जुनायन, क्या है? अर्जुनायन, दिल्ली जयपुर आगरा वाला क्षेत्र। मालवगण, मालवगण मतलब राजस्थान अजमेर टोंक मेवाड़ वाला क्षेत्र। मद्र, चिनाब नदी और रावी नदी के बीच का क्षेत्र। कुड़िंद, कुड़िंद जो है सतलज और ब्यास नदियों की घाटी में स्थित क्षेत्र हुआ करता था। ये गणराज्य हुआ करते थे, है ना, गणतंत्र यहाँ पे पाए जा रहे थे आपस में। चले, तो यही सारी की सारी चीजें जो है हमने बात करी हुई उस समय की अंधकार युग की, कि भाई कैसे आखिर में 175 से 275 के आसपास वाला जो ईस्वी का समय काल है 100 सालों का, तो इन 100 सालों में भारत की क्या, उत्तर भारत की स्थिति थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत कम पूछा जाता है, ऐसी बात नहीं कि बहुत पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हमें पता तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम इतिहास अगर पढ़ रहे हैं तो पूरा ही हमें पढ़ना है। ठीक है, सो ये अंधकार युग था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी? सातवाहन वंश की भी तो बात करनी है ना, तो इसी समय सातवाहन वंश भी आएंगे ना? हाँ बिल्कुल आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।